Okay, so good morning, everyone. Once again, now we are about to start the third part of NISM 5A series हिंदी। थर्ड पार्ट पे आज हम चर्चा करेंगे। अब तक हम मेजर डिस्कशंस जो हैं अपने कर चुके हैं अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उसमें कैटेगरीज होती हैं, उस पर भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो सेशन को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। डेफिनेटली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। चलिए, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं वो है IDF, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। ये क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कि कोई कॉमर्शियल बैंक या तो इसको स्पॉन्सर करेगी या फिर कोई NBFC स्पॉन्सर करेगी जो कि इंडिया में, जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या तो इंडिया के या बाहर के ऑफशोर इन्वेस्टर्स जिनको कहते हैं। स्पेशली इसमें इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के थ्रू या बॉन्ड्स के रूप में, बॉन्ड के यूनिट्स के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें स्लाइटली वर्ड को चेंज करने से, इंटरचेंज करने से इसके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो ध्यान से इस बात पे आप सुनिएगा इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स ये टेक्निकली दो तरह से वर्क करेंगे। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड या तो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होंगे या फिर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं तो वो फिर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में फॉल करेंगे, नॉर्मली उनको म्यूचुअल फंड कहा जाएगा। लेकिन अगर वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होंगे तो उनको बेसिकली जो NBFCs हैं वो उनके जो रेगुलेट करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रेगुलेट करेगी। अगर वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर हुए तो उसको सेबी, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करेगा। तो इसमें क्वेश्चन जनरली ये आता है आमतौर पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स एज अ ट्रस्ट अगर रजिस्टर्ड हुई हैं या एज एन NBFC रजिस्टर्ड हुई हैं तो उसको कौन, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं उसको कौन रेगुलेट करेगा। तो आमतौर पे क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स दिखता है तो हमें लगता है म्यूचुअल फंड, और हम सीधा उसमें सेबी पे टिक लगा के आ जाते हैं। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो वो RBI उसको रेगुलेट करेगा NBFC रेगुलेशंस के हिसाब से। IDF, IDF मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, जब भी म्यूचुअल फंड की अगर बात होगी तो वो एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा। जैसे क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड काम करता है, प्राइमरीली वो जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डेट सिक्योरिटीज में करेंगे या सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किन चीज़ों के? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो सकती हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनीज हो सकती हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई SPV हो सकता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल हो सकते हैं, जिनको किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। राइट, यहाँ पर बैंक लोन्स की भी इस कंडीशन में हो सकते हैं। बैंक लोन्स के केस में विद रिस्पेक्ट टू कोई भी अगर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है जिसमें रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से हमें नया अमाउंट चाहिए तो उसके लिए भी IDF का इस्तेमाल किया जा सकता है या स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। IDF म्यूचुअल फंड्स के केस में जो स्पॉन्सर्स होंगे वो कौन करेगा? या तो बैंक स्पॉन्सर करेगी या फिर NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सिर्फ बैंक और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज हैं वही जो NBFC IDF हैं उसको स्पॉन्सर कर सकती हैं। इसके बाद रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड स्कीम, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीधा सीधा कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी? रियल एस्टेट एसेट्स में। राइट, एटलीस्ट 75% जो उनका टोटल पोर्टफोलियो है उसका इन्वेस्टमेंट या तो रियल एस्टेट एसेट्स में जाएगा, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में जाएगा जो ऑलरेडी बैक्ड अप हैं बाय रियल एस्टेट, या फिर इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स में जाएगा। किन के? रियल एस्टेट कंपनीज के। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 35% इन्वेस्टमेंट इनका जो है वो ऐसे पोर्टफोलियो में होगा जो कि फिजिकल एसेट्स को होल्ड करेंगे। राइट, सो टोटल जो भी एसेट्स है पोर्टफोलियो का उसका 75% जाएगा रियल एस्टेट में, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में, इक्विटी शेयर्स में, डिवेंचर्स में, या फिर रियल एस्टेट कंपनीज में, जिन रियल एस्टेट कंपनीज का 35% एटलीस्ट कहाँ पर हो? फिजिकल एसेट्स में उनकी जो एसेट्स है वो होल्ड रहती हो। राइट, ये हमें बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एसेट्स जो कि रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड होल्ड करता है, हर 90 डेज में उसका वैल्यूएशन होगा।
दो वैल्यूअर उसका आएंगे जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक्रेडिटेड होंगे। वो आके उसका वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन में भी जिसका भी लोअर वैल्यूएशन होगा, विच ऑफ द लोअर, उन दोनों में से उसको एनएवी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। क्योंकि ये क्लोज एंडेड फंड्स हैं तो इनका स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना मैंडेटरी है, इसका हमें ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड इंडिया में जो गवर्न करती है वो है सेबी, रेगुलेशन एक्ट 1996 उसके हिसाब से रेगुलेट होता है। सेबी जो ये रेगुलेशन है ये परमिट करता है कि आप सिक्योरिटीज में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर पाए, राइट। ये इनको परमिट करता है म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड को एज अ ट्रस्ट बनाया जाता है, और उसमें एक या एक से ज्यादा स्पॉन्सर्स हो सकते हैं, जो कि मेन व्यक्ति होंगे, मेन जो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लोग होंगे जो कि किसी म्यूचुअल फंड के पीछे रहेंगे, उनके ऑपरेशंस के पीछे वहां पे वो रहते हैं। बेनिफिशियरीज कौन होंगे म्यूचुअल फंड के? सारे इन्वेस्टर्स जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उस म्यूचुअल फंड की स्कीम के बेनिफिशियरीज कहे जाते हैं। देन जो भी, जब भी कभी इंडिविजुअल्स को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट में, तो उनको ज्वाइंटली रेफर किया जाता है एज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, राइट। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी है, जो भी ट्रस्टीज की कंपनी है, जो ट्रस्ट है, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के थ्रू ही काम करेगा, इसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जितना भी डे टू डे का मैनेजमेंट होगा म्यूचुअल फंड कंपनी का, या जो ट्रस्ट है उसका, वो एएमसी करेगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसी कौन अपॉइंट करेगा? एएमसी को बेसिकली अपॉइंट करेंगे यहाँ पे या तो स्पॉन्सर या फिर जो ट्रस्टीज हैं वो एएमसी को अपॉइंट करेंगे कि कौन सी एएमसी डे टू डे की एक्टिविटीज में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगी। जितनी भी एसेट्स हैं, क्योंकि अब एएमसी है तो एसेट्स भी होंगी, उसमें सिक्योरिटीज भी होंगी, उसमें इक्विटी भी होगा, उसमें डेट्स भी होंगे, उसमें रियल एस्टेट भी होगा, उसमें गोल्ड भी होगा। सो इन सब की कस्टडी किसके पास होगी? वो तो उस व्यक्ति को कहते हैं कस्टोडियन। वो एक इंडिविजुअल या बेसिकली इन टर्म वो फर्म होती है या कंपनी हो सकती है। कौन अपॉइंट करेगा कस्टोडियन को? कस्टोडियन को भी ट्रस्टीज ही अपॉइंट करते हैं, राइट। जो भी इन्वेस्टर्स कौन होंगे? जो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा कि जितनी भी यूनिट्स किसी इन्वेस्टर के पास होल्ड है उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? तो या तो एएमसी खुद ये काम कर सकती है, या फिर वो किसी आरटीए को अपॉइंट कर सकती है, वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिनके पास सारी डिटेल्स होंगी कि कौन से जो यूनिट्स हैं या कौन से जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, कितनी यूनिट किस इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास होल्ड रहती है। क्या ये मैंडेटरी है कि वो आउटसोर्स करे? नहीं, वो खुद भी इस काम को मैनेज कर सकती है। जो स्पॉन्सर्स हैं उनके पास कम से कम एएमसी की टोटल कैपिटल की मिनिमम 40% होल्डिंग होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग मिनिमम 40% उनके पास होनी चाहिए। जो स्पॉन्सर्स हैं वो एटलीस्ट 4 ट्रस्टीज को अपॉइंट करेंगे, जिसमें से एटलीस्ट 2/3 जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इसका हमें ध्यान में रखना है। और इसके लिए प्रायर अप्रूवल, यानी पहले से आपको अप्रूवल सेबी से लेना पड़ेगा किसी भी पर्सन को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करने से पहले। ये मैंडेटरी क्लॉजेस हैं जो हमको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इन्हीं पॉइंट्स पे बन जाते हैं, राइट। इसके बाद एएमसी शुड हैव अ नेटवर्थ, यानी कि एएमसी की जो नेटवर्थ है वो कम से कम 50 करोड़ होनी चाहिए, और उसमें से जो 50% डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके लिए भी ट्रस्टीज को जरूरत है, किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा यहाँ पर, किस चीज का? ट्रस्टीज का, ताकि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट ना कर दे एएमसी का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आया है या कई स्कीम्स के थ्रू आया है, उस फंड का मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि टेक्निकली उसी को करने के लिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एक ट्रस्ट जो है क्रिएट किया गया है। तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे? उसमें एनालिस्ट्स होंगे, उसमें फंड मैनेजर्स होंगे, उसमें डीलर्स होंगे। एनालिस्ट कौन होते हैं? एनालिस्ट एक कुछ लोगों की टीम होगी जो मार्केट को एनालाइज करेगी, मार्केट में देखेगी सिक्योरिटीज में या सेक्टर्स में या किसी भी एक स्पेसिफिक स्टेट ऑफ मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो उनको एनालाइज करेगी। फिर ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी फंड मैनेजर्स के पास।
फंड मैनेजर्स उन अपॉर्चुनिटीज जो भी उनके पास आई हैं उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो ब्रोकर से आई है, चाहे वो एनालिस्ट से आई है, या किसी भी और रिसर्च फर्म से आई है। देन वो इसको एनालाइज करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, हमारे इन्वेस्टर्स को हो सकता है। देन बात आती है डीलर्स की। सो ये डीलर्स वो हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि वो जो भी ट्रेड है, जो भी ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं उसको वो प्लेस करें ब्रोकर्स के थ्रू, और ठीक ठाक इंस्ट्रक्शंस जो भी फंड मैनेजर्स उनको देते हैं उसको एज इट इज फॉलो किया जा सके। ये आपको डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिलेगा। जितने भी कस्टोडियंस हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। द वर्ड इज मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट उनका होना बहुत जरूरी है। कस्टोडियन क्या करेगा? कॉर्पोरेट बेनिफिट्स को कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार उसको जो है ट्रैक करता रहेगा। कौन अपॉइंट करेगा कस्टोडियन को? ट्रस्टीज जो है वो कस्टोडियन को अपॉइंट करते हैं। कौन किसको अपॉइंट करता है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगभग 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरह के देखने को मिल जाएंगे। आरटीए की अगर हम बात करें, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इसको कौन अपॉइंट करेगा? एएमसी। एएमसी इनको अपॉइंट करेगी। तो ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं, राइट। एक ऑप्शन होता है, एक टर्म होता है दैट इज इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। ये क्या है? ये ऑफिसेज हैं जहां पर कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी इन्वेस्टर को फील होती है तो वहां पर जा सकते हैं, राइट। ये क्या कोई कंपल्शन है कि आरटीए को अपॉइंट किया जाए? जवाब है ना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। एएमसी खुद भी इस काम को कर सकती है। 2 तरह के ऑडिटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा स्कीम ऑडिटर, जो कि एक स्पेसिफिक स्कीम को ऑडिट करेगा। दूसरे होते हैं एएमसी ऑडिटर। ध्यान रखिएगा ये दोनों डिफरेंट लोग होते हैं, एक व्यक्ति ये दोनों काम नहीं करेगा। स्कीम ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? ट्रस्टी। एएमसी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? एएमसी खुद। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें कि जो भी एनईवी आएगी, एनईवी को कैलकुलेट कौन करेगा? नेट एसेट वैल्यू, जो कि फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू है। सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया था क्लास, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एनईवी क्या होती है। हर म्यूचुअल फंड छोटी छोटी यूनिट्स में बटा होता है और उस एक यूनिट की वैल्यू को एनईवी कहा जाता है, जो कि फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू है। डेली बेसिस पे वो चेंज होती है। तो कौन करेगा इसको कैलकुलेट, कौन करेगा इसको डिस्क्लोज? ये काम है फंड अकाउंटेंट का। फंड अकाउंटेंट ही उसको कैलकुलेट करता है, फंड अकाउंटेंट ही उसको डिस्क्लोज करता है, राइट। क्या फंड अकाउंटेंट की एक्टिविटी को आउटसोर्स करना मैंडेटरी है? जवाब है ना, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप चाहें तो उसको आउटसोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज इन हाउस भी इसको किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके लिए हम ये एग्जाम दे रहे हैं। NISM 5 है, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ही है, उसकी एलिजिबिलिटी के लिए ही बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्हीं का होता है। मार्केट में कैसे सूटेबल टाइप के म्यूचुअल फंड को एक इन्वेस्टर्स को या एक क्लाइंट को दिया जाएगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक से ज्यादा एएमसीज के साथ भी एम्पैनल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राइट, मान लेते हैं ऐसा। तो मैंने NISM 5A क्वालिफाई किया। तो एक कोई ABC लिमिटेड AMC है, मैंने वहां पे एम्पैनलमेंट अपना करवा लिया। तो क्या ये बस ये होगा कि मैं सिर्फ एक AMC का ही म्यूचुअल फंड बेच सकता हूं? जवाब है ना, आप ऐसी कई AMCs के साथ भी एम्पैनलमेंट कर सकते हैं और उनके म्यूचुअल फंड्स को बेच सकते हैं आसानी से। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है मेरी और आपकी तरह, या हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ब्रोकिंग फर्म हो, ब्रोकिंग कंपनी हो, राइट, या कोई बैंक भी एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको सबसे पहले NISM 5A का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा एमफी से, जिसके लिए हम ये क्लास कर रहे हैं, राइट। इसके बाद सेबी रेगुलेट करता है इंडिया में किन किन चीजों को? म्यूचुअल फंड्स को, डिपॉजिटरीज को, कस्टोडियंस को, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स को। तो जो भी म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उसको कौन मेंटेन या मैनेज, रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। एमफी एक इंडस्ट्री बॉडी है। बहुत से लोगों को ये कह सकते हैं कोई कंफ्यूजन रहता है कि एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। नहीं, वो एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। वो क्या है? एक बेसिकली
एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कि ध्यान रखती है कि किसी भी तरह की कोई भी मिसहैपनिंग ना की जाए इस तरह की चीजों में। बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें या मनी मार्केट्स की हम बात करें तो उसको आरबीआई रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज मार्केट की अगर हम बात करें तो उसको सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट से मेरा मतलब है पूरा सिक्योरिटीज मार्केट, उसमें इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर एक्सेट्रा, ये सब फॉल करते हैं। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है? वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी पेंशन फंड, पेंशन मार्केट है, उसको PFRDA रेगुलेट करता है। कोई भी एक फंड अगर वो 3 साल या उससे ज्यादा पुराना हो जाता है तो फिर उसके लिए उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो फिर वहां पे डिस्क्लोज की जाती है। परफॉर्मेंस मतलब पिछले 1 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में, और सिंस इंसेप्शन यानी जब से वो स्कीम शुरू हुई तब से उनका CAGR कितना रहा, एवरेज CAGR, वो उसमें डिस्क्लोज किया जाता है। इन्वेस्टर्स की बेहतर समझ के लिए या आसान समझ के लिए एक बेसिक एग्जांपल लिया जाता है 10,000 रुपए की SIP का या 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट का, कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में करता तो उसको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मिलते हैं। तो वो एक बेहतर एग्जांपल के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एग्जांपल शेयर किया जाता है। राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप, तो जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास वो यूनिट्स अलॉट हैं, उनके पास बेनिफिशियल ओनरशिप टेक्निकली होती है। उनके पास सर्टिफिकेट्स वो मांग सकते हैं अपने कंपनी से या अपने म्यूचुअल फंड कंपनी से कि हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं उसका हमें ओनरशिप सर्टिफिकेट या यूनिट होल्डिंग सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कीजिए, एंड दे हैव टू प्रोवाइड दैट, राइट। टेक्निकली या प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, करंट सिनेरियो में ऐसी कोई डिमांड आती नहीं है, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास या डिजिटल फॉर्म में हमारे पास देखने को रिफ्लेक्ट हो जाता है, राइट। देन राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर्स के पास राइट है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेंज कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो डायरेक्ट से वो सिंपली एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे सकते हैं और रिटर्न रिक्वेस्ट देने के बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं टेक्निकली उनके पास राइट है कि वो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि वो ट्रस्ट डीड मांग सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट मांग सकते हैं, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट मांग सकते हैं, RTA एग्रीमेंट मांग सकते हैं, या फिर MOA और AOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी AMC के वो डिमांड कर सकते हैं। क्या इन जनरल ऐसा होता है? जवाब है ना। बट क्योंकि हमें पढ़ना है सारा, और तो बेसिकली उनके राइट्स के बारे में अगर हम बात करें, सो यस दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगभग 3 नॉमिनी तक वो अपना नॉमिनेशन जो है वो दे सकते हैं, और वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो पर नॉमिनी पे परसेंटेज डिसाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैं, उनकी फैमिली में उनकी वाइफ है Mrs. A, उनके 2 बच्चे हैं B and C, उनके फादर हैं D एंड मदर हैं E। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, अप टू 3 नॉमिनी वो असाइन कर सकते हैं। लेट्स से उन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया, अपनी मदर को नॉमिनी बनाया और अपनी बेटी को नॉमिनी बनाया, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/3 वाइफ को, 1/3 बेटी को, 1/3 मदर को, इतना इस हिसाब से भी वो परसेंटेज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं नॉमिनेशन में। इन्वेस्टर्स अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज भी कर सकते हैं, यानी गिरवी भी रख के अपनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं इजीली। कुछ ब्रोकर्स ये सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं इस केस में। ग्रीवियंस रिड्रेसल की अगर बात की जाए तो सेबी ने मैंडेट किया है कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी कंप्लेंट है और वो इन्वेस्टर कंप्लेंट फाइल करता है अपनी AMC के पास या कंपनी के पास, तो वो कंपनी के पास कितनी कंप्लेंट फाइल हुई, कंपनी ने कितनी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया, इसका सब कुछ उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करना पड़ता है, विच इज मैंडेटेड बाय सेबी। तो ये चीज इससे पता लगता है कि कंपनीज के पास जो वॉल्यूम है कंप्लेंट्स का वो कितना है, और अगर सॉल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशंस हो रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना है, कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे किसी भी कंपनी की या किसी भी AMC की, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता लगता है, राइट। तो ये बेसिक
अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम के जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कोई इक्विटी स्कीम है और उसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, या कोई थीमेटिक फंड है उसमें कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो यूनिट होल्डर्स को बताया जाता है, प्रायर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एंड उनके पास एक राइट होता है कि वो चाहें तो वो एग्जिट कर सकते हैं उस वक्त उस फंड से। फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज होने पे वो चाहें तो उसको प्रिवेलिंग एनएवी पे, यानी जो भी उस वक्त की एनएवी है उस एनएवी पे उसको एग्जिट कर सकते हैं बिना किसी एग्जिट लोड के, राइट। और ये विंडो कितने दिन के लिए ओपन की जाती है? 30 डेज के लिए, यानी 30 दिन तक वो चाहे तो उसको एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और फर्दर उसमें होल्ड भी अपने आप को कर सकते हैं। 75% से ज्यादा जो यूनिट होल्डर है वो किसी भी एएमसी के अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट करने की पावर रखते हैं अपने पास। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी एएमसी को टर्मिनेट करने के लिए कितने परसेंटेज इन्वेस्टर्स का वोट चाहिए होगा? 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स। 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स वो कोई रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं किसी स्कीम को वाइंड अप करने के लिए या बंद करने के लिए भी, ठीक है। कई बार अनक्लेम्ड अमाउंट बहुत सारे हो जाते हैं कि सर किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो अगर विद इन 3 इयर्स क्लेम किया तो जो भी उस टाइम की एनईवी होगी जब आप क्लेम कर रहे हैं वो प्रिवेल करेगी। 3 साल के बाद क्लेम किया, सो जो थर्ड ईयर तक जो भी एनईवी थी उस अमाउंट, बेसिकली उस एनईवी पे क्या किया जाएगा? एनईवी कैलकुलेट की जाएगी, उस रेट पे एनईवी कैलकुलेट की जाएगी जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर पे। हाँ, राइट। इसके बाद सेबी का एक बहुत शानदार पोर्टल है इन्वेस्टर्स ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए, उसका नाम है स्कोर्स, SCORES.gov.in। किसी भी इन्वेस्टर को कोई कंप्लेंट है तो सबसे पहले तो वो अपने इन्वेस्टर रिलेशनशिप ऑफिसर के पास जाए, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। लेकिन वहां पे भी उसको लग रहा है कि सर जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर उसके पास एक ऑप्शन है कि वो सीधा सेबी के इस पोर्टल पे, इस डिजिटल ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। यहाँ पर उसको सॉल्यूशंस डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं जल्द से जल्द पोजीशंस पर, राइट। देन एमफी कोड ऑफ एथिक्स की अगर मैं बात करूं, सो एक स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस है जिसमें जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो अपनी डीलिंग्स में, अपने ऑपरेशंस में, अपने पब्लिक के साथ या इंटरमीडिएट के साथ कैसे अपने आप को बेहतर एथिकल प्रैक्टिसेस में ला पाए, उसके लिए एमफी कोड ऑफ एथिक्स जो है वो बनाया गया है, राइट। सेबी रेगुलेशन एक्ट जो है 1996 वो सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को या ट्रस्टीज को अबाइड करता है, यानी इनको मानना पड़ेगा कोड ऑफ कंडक्ट जो कि 5th शेड्यूल ऑफ द रेगुलेशन में दिया हुआ है। ये एज अ सप्लीमेंट यूज किया गया है, यानी एक्स्ट्रा कोड के लिए या एक्स्ट्रा लॉ के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। जबकि जो सेबी कोड ऑफ कंडक्ट है वो सारे बड़े प्रिंसिपल को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता है, फिर भी जो एमफी कोड ऑफ एथिक्स है वो कुछ नए स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर लेकर के आता है एएमसीज के लिए टू फॉलो और ट्रस्टीज के लिए टू फॉलो। एमफी ने स्पेसिफिक, अगर हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो इंटरमीडियरीज के लिए बनाए हैं, राइट। उसमें एक आपको देखने को मिलेगा एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज, दैट इज अग्नि। ये ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। अग्नि के फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट अग्नि स्टैंड्स फॉर, तो उसमें है एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें कौन कौन होंगे? इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस के लिए, बैंक्स के लिए जो कि इसमें एंगेज्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में, म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स की सेलिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड है, उनके लिए ये फ्रेमवर्क या गाइडलाइन होती है। दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आसानी से आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को समझने में हेल्प करेंगे। मेजर डॉक्यूमेंट सबसे पहला है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसको सिड कहा जाता है। दूसरा आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर एएमसी के लिए मैंडेट हैं ये दोनों स्टेचुटरी इंफॉर्मेशन। आपको अगर चाहिए तो आप इन दो में से किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं, और बहुत आसान इंग्लिश में जो इसमें डिटेल्स हैं वो मेंशन की जाती हैं, इसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी स्कीम्स के लिए एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है या एक म्यूचुअल फंड के द्वारा, राइट। तो ये
मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये वीडियो का थर्ड पार्ट था, और बहुत जल्द हम फोर्थ पार्ट को भी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।